हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। अब इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ दो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। वो भी आज हम करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ z1 z2 z3 इज इक्वल्स टू 0 then at least one of the three factors is 0। कहता है कि अगर तुम्हारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक z1 है, एक z2 है, एक z3 है, और ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका आंसर 0 आ रहा है, तो कहता है ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा, ये बात तुम साबित करो, प्रूफ करो, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा कि इन तीन में से कोई एक रूट, कम से कम एक रूट लाजमी 0 हो। यानी कि या तो z1 0 हो जाए, या z2 0 हो जाए, या z3 0 हो जाए। इन तीन में से कोई एक रूट, कोई एक फैक्टर 0 होगा तो ये चीज़ होल्ड करेगी। यानी कि तो ये बात प्रूफ होगी कि हाँ जी, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आ रहा है। तो असल में हमें साबित क्या करना है? हमें साबित करना है कि या तो z1 0 हो जाए, या z2 0 हो जाए, या z3 0 हो जाए। उसके लिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया गया है कि z1 z2 z3 बराबर है 0, और ये कब होगा? जब कोई एक फैक्टर 0 होगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं z1 -1 पावर -1 यानी कि इन्वर्स। तो स्टूडेंट, हम कोई भी चीज़ जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, अलजबरा का रूल है, अगर z1 -1 को इस साइड से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड से भी मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर 0 है, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 होती है, तो इसलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखाने के लिए लिख भी दूँ तो z1 की पावर -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम सिर्फ एक ही साइड पर लिख देते हैं, बहुत है हमारे लिए। अच्छा, ये हो गया z1 की पावर -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम एक काम और करते हैं, क्योंकि ये सारे ही नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस z1 को इस z1 की पावर -1 के साथ लिख देते हैं, और ये जो z2 z3 है ये एक तरफ लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखें, जब किसी नंबर को उसके अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। क्यों? इसकी पावर क्या है? 1 है, इसकी पावर क्या है? -1। 1 + -1 क्या हो जाएगा? 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है? 1। तो देखिए, ये जो z1 × z1 की पावर -1 है, ये किसके बराबर आ गया? 1 के। तो बाकी हमारे पास खाली क्या बचा है? z2 z3 = 0, z1 ख़त्म हो गया। अब हम इसके साथ एक काम और कर रहे हैं। इसके साथ हम ये कर रहे हैं कि z2 के साथ z2 की पावर -1 को अगेन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। फिर हमने क्या किया? z2 की पावर -1 और z2 खुद क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, दोनों एक दूसरे के जो है वो रेसिप्रोकल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। इंटू z3 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट z3 क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये तो प्रूफ हो गया सवाल। यही तो उसने बोला था, किसी एक फैक्टर को 0 होना चाहिए, या तो z1 को, या z2 को, या z3 को। यहाँ z3 को मैंने 0 कर दिया, तो ये प्रूफ आ गया है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि z3 0 हो सकता है z1 0। तो ये देखें, अब एक दफ़ा फिर इसको ले लेते हैं। टेकिंग अगेन z1 z2 z3 बराबर है 0। अब मैं ये काम जो मैंने वहाँ पर z1 के साथ किया था, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये काम यहाँ पर z2 के साथ। तो मैंने क्या किया? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया z2 की पावर -1। तो ये z2 की पावर -1 और z2 को एक साथ लिख दिया, z1 और z3 को एक साथ लिख दिया, = 0। इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्या बचा? z1 z3 बराबर है 0। तो z1 z3 = 0 आ गया। अब एक दफ़ा फिर मज़ीद क्या किया? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया z3 की पावर -1 दोनों साइड के ऊपर। तो ये z1 हो गया, और ये दोनों ऑब्वियसली इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो हैंस z1 × 1 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट z1 = 0। तो प्रूफ हो गया कि जी ये चीज़ 0 जब होगी जब कोई एक फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको z3 0 प्रूफ करके दिखा दिया, यहाँ पर हमने आपको z1 0 प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम एक दफ़ा और कर लेते हैं इसको। टेकिंग अगेन z1 z2 z3 बराबर है 0। अब हम एक दफ़ा फिर दोनों तरफ z1 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो z1 की पावर -1 × z1 × z2 × z3, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? 1 × z2 z3 हो जाएगा, z2 z3 बराबर है 0।
एक दफ़ा फिर हम क्या करते हैं Z2 और अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं Z3 की पावर -1 से। तो Z3 की पावर -1 इंटू Z3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो Z2 इंटू ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट Z2 बराबर है 0। तो आपने साबित कर दिया कि ये चीज़ जब वैलिड होगी, ये चीज़ जब ट्रू होगी जब कोई एक फैक्टर 0 होगा। तो यहाँ पर मैंने Z3 को 0 ला के दिखा दिया, यहाँ पर मैंने Z1 को 0 ला के दिखा दिया और यहाँ पर मैंने Z2 को 0 ला के दिखा दिया। तो अब लिखते हैं आप, इट इज़ प्रूव दैट इफ Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू 0, ये कब होगा, देन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 फैक्टर्स इज 0। और मैंने आपको वन ऑफ द 3 का मतलब कोई एक, तो कोई एक क्या हो सकता है, Z3 हो सकता है, कोई एक क्या हो सकता है, Z1 हो सकता है, कोई एक क्या हो सकता है, Z2 हो सकता है। तो आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एग्जाम में आने का पूरा चांस है, खूब प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब हम करने के लिए जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। देखते हैं इस आखिरी सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, prove that part number 1, Z is real if Z का कॉन्जुगेट बराबर होगा Z के for all Z belongs to C। पार्ट 2, Z का कॉन्जुगेट और इसका एक दफ़ा और कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z के फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C। पार्ट 3, Z is either real or purely imaginary if Z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर बराबर है Z का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस सवाल में हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। अब हम 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको इस चीज़ का मतलब बता दूं, ये चीज़ अगर आपको कहीं पर लिखी भी नज़र आए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल आगे क्या लिखा हुआ है, सारे Z जो हैं, फॉर ऑल Z का मतलब है सारे Z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर ऑल Z इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे Z क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका सबसे पहले पार्ट 1। पार्ट 1 समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है Z जो है वो रियल होगा, और किस वक्त रियल होगा, जब Z का कॉन्जुगेट जो है वो Z के बराबर हो। या फिर इस तरह बोलते हैं कि अगर Z का कॉन्जुगेट Z के बराबर हो जाए तो साबित करो कि Z रियल है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि लेट Z जो है वो बराबर है X। Z किसके बराबर है, X के। सही है जनाब। और क्योंकि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम कह सकते हैं कि x + 0 आयोटा, इस तरह कर लें। सही है जनाब। तो x + 0 आयोटा y भी कर दें अगर चाहें तो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो हमने लेट कर लिया कि z जो है वो x है खाली। सही है। और z जो है इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो करना होगा, तो x + 0 आयोटा y कर दें। अच्छा अब हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आयोटा के साथ जो चीज़ लिखी हुई है उसको माइनस कर देते हैं, ये कॉन्जुगेट हो गया। तो ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। तो जाहिर सी बात है कि Z का कॉन्जुगेट, ये क्योंकि 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए इसका फाइनल 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है तो 0 हो जाती है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसका नाम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से कि Z बराबर है Z का मॉड्यूलस, और Z बराबर Z बराबर है Z का कॉन्जुगेट कब होगा, जब ये रियल होगा। यानी कि अगर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये रियल होगा
क्योंकि उसने खुद कहा है z इज़ रियल, तो हमने सिर्फ रियल लिया है, हमने इमेजनरी नहीं लिया है। प्लीज़ इस बात को समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ है z इज़ रियल, रियल का मतलब होगा कि इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो ज़ीरो है, तो मैंने इमेजनरी पार्ट ज़ीरो शो कर दिया आपके सामने, फिर उसका कॉन्जुगेट भी शो कर दिया। तो ये कहता है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त z और कॉन्जुगेट आपस में बराबर होंगे जब z क्या हो, रियल हो। अगर z रियल नहीं होगा तो कॉन्जुगेट और उसका खुद z आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब करते हैं इसका पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है कि z का डबल कॉन्जुगेट, क्या लिखा हुआ है, z का सॉल्यूशन पार्ट 2, z का डबल कॉन्जुगेट। तो हम एक काम करते हैं, साइड सी बात है, z का कॉन्जुगेट अगर z उस वक्त बराबर होगा जब ये रियल होगा, तो इसका डबल कॉन्जुगेट इसके z के बराबर भी उसी वक्त होगा जब ये रियल होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट x बराबर है लेट z बराबर है x, आई एम सॉरी, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें x प्लस 0 आयोटा y। सही है जनाब। अब इसका कॉन्जुगेट निकालें, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 आयोटा y। इसका डबल कॉन्जुगेट निकालें तो एक दफ़ा फिर अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और z का बार, z डबल कॉन्जुगेट, 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो खाली x हो जाएगा। z डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x किसके बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x किसके बराबर है, z। तो हो गई ये बात प्रूफ आपके सामने कि z का डबल कॉन्जुगेट हमेशा किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है, प्रूफ। तो होप यू अंडरस्टैंड। बहुत इजी पार्ट था ये, बल्कि ये पूरा क्वेश्चन ही इजी है। अब हम इसका करने के लिए जा रहे हैं लास्ट पार्ट। देखते हैं कि लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि आपके पास z जो है वो क्या है, इज ईदर रियल और प्योरली इमेजनरी इफ z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर बराबर है z का स्क्वायर। कहता है ये साबित करो कि अगर z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर और z स्क्वायर आपस में बराबर हैं, तो कह रहा है साबित करो कि इसका फाइनल आंसर या तो सिर्फ रियल होगा या सिर्फ इमेजनरी होगा, रियल और इमेजनरी दोनों नहीं होंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि लेट z बराबर है x प्लस आयोटा y। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका निकालते हैं कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट क्या हो गया, x माइनस आयोटा y। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं z स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। ये क्या है, ये z स्क्वायर मैंने निकाला a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल के। अब मैं निकाल रहा हूँ z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो x माइनस आयोटा y का स्क्वायर। तो इसको भी खोल देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x आयोटा y प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने किससे खोला, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। इसका आंसर मेरे पास क्या आया, ये आपके सामने लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आयोटा y प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका आंसर मेरे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप गौर से देखें, इस साइड से एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर से कट गया, इस साइड से आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इस साइड से आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर से कट गया, बाकी क्या बचा, माइनस 2x आयोटा वाई इज इक्वल टू 2x आयोटा वाई। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2x आयोटा वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, 2x आयोटा वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, एक की साइन माइनस में है और एक की साइन प्लस में है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, आपके सामने है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इसको फर्दर करें
लाइक 2 से 2 काट दें, एक मिसाल दे रहा हूँ, x से x काट दें, आयोटा से आयोटा काट दें, माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, क्या ऐसा हो सकता है कि -2 बराबर और 2 के? तो इट इज़ इम्पॉसिबल, विच इज लिख दें, विच इज इम्पॉसिबल। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये नामुमकिन है कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लें, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को लें, यानी कि रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाएं, तो उसके स्क्वायर का और उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर कभी भी बराबर नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बराबर होगा जब या तो सिर्फ रियल पार्ट लें आप, या सिर्फ आप इमेजिनरी पार्ट लें। तो अब यहाँ तो मैंने साबित कर दिया इम्पॉसिबल है, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन के लिए नहीं ले सकते। तो अब हम आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि लेट z इज इक्वल टू x, रियल ले लिया, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। और z को अगर मैं ले लूँ इस तरह 0 आयोटा y, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x माइनस 0 आयोटा y। तो z का कॉन्जुगेट 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो कॉन्जुगेट x ही आया। तो z के स्क्वायर का कॉन्जुगेट का स्क्वायर क्या आ गया? x का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख लें 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिखेंगे आप, फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव्ड z इज प्योरली रियल। यानी कि जब आपने z को रियल लिया तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई। अब आगे चलते हैं, आखिरी चीज, यानी कि एक वक्त में एक लेना होगा। अब मैं ले रहा हूं लेट z इज इक्वल टू आयोटा y, तो z का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि z का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये हो गया y स्क्वायर और -y स्क्वायर। अब आप ले लें z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इसके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा y। अब आप z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर ले लें, माइनस आयोटा y का स्क्वायर, तो z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, यहाँ पर आ गया आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -y स्क्वायर। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इट इज़ प्रूव दैट। अब आपके पास ये चीज़ क्या प्रूव कर रही है? प्योरली इमेजिनरी। यानी कि पहले क्या था, अगर प्योरली रियल होगा तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। क्या ट्रू हो जाएगी? कि z1 का कॉन्जुगेट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा z के स्क्वायर के। और अगर ये चीज़ प्योरली इमेजिनरी होगी तब भी ये बात प्रूफ होगी। और जो स्टार्टिंग में बताया था कि अगर रियल और इमेजिनरी हो तो फिर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज हमारे 2 बहुत बड़े काम हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहला बड़ा काम तो ये है कि एक्सरसाइज 2.3, बल्कि 3 बड़े काम हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। पहला बड़ा काम तो ये हुआ है कि हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है 2.3। दूसरा बड़ा काम ये हुआ है कि 2.3 के साथ चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। और तीसरा और सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं कि हम कोई क्वेश्चन, कोई पार्ट नहीं छोड़ते। 2.2 का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कोई पार्ट नहीं छोड़ा, 2.3 का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कोई पार्ट नहीं छोड़ा। यही हमारी स्ट्रेटजी है। और मैं हमेशा प्राउडली कहता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे कोई यूट्यूब पे ऐसा चैनल दिखा दें जिसमें फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिन बोर्ड की कोई भी ऐसी प्लेलिस्ट दिखा दें मुझे जिसमें हर क्वेश्चन, हर पार्ट इतनी डीपली किया हो, इतने बैकग्राउंड से किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड टू माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर प्राउड करता हूँ। आप तमाम बच्चे देखते रहें अब हमारा अब तक क्या क्या काम हो चुका है। हमारा काम क्या क्या हो चुका है? 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 6 हो चुका है, और 9 हो चुका है, 10 हो चुका है, 11, 12, 13, 1 और 2, ये सारे हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक्सरसाइज, हर पार्ट, हर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब रह क्या गया है? अब रह गया है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 7 मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो हमारा काम बहुत कम हो गया, आपका काम बढ़ता जा रहा है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसर्न हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, ये लिखा हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर 0322250496। मुझसे पूछे, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। स्टूडेंट, आप तमाम बच्चों से हमेशा की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं और जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं। इंशाल्लाह प्रॉमिस करता हूं कि इस दफ़ा जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनके इस दफ़ा इंशाल्लाह 100 में से 100 आएंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हों, चाहे वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के हों। सो गेट रेडी फॉर चैप्टर नंबर 7 इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।